Welcome to my channel Law Student. So today we will discuss Order 1 Rule 1 CPC. Let's proceed. Introduction. So Rule 1 deals with joinder of plaintiffs. Now plaintiff, it is the prerogative. ये plaintiff decide करता है कि उसके opponents कौन होंगे. So plaintiff will decide that against whom the plaintiff wants to file a suit, because plaintiff is the dominus litis. Now let's see what is dominus litis. Dominus litis एक legal maxim है जिसका मतलब है master of the suit. सो मैक्सिम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि पार्टी जो लीगल एक्शन शुरू करती है या इनिशिएट करती है उसका कंट्रोल होता है ओवर द प्रोसीडिंग्स, एंड इट इज़ दैट पार्टीज राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ द केस इज़ कंडक्टेड. नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं. इस रूल की एक्सेप्शन है ऑर्डर 1 रूल 10, जहाँ पे कोर्ट भी एक पार्टी को ऐड या इम्प्लीड कर सकता है. इसका पर्पस क्या है? अगर कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी है किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए और इशू सेटल करने के लिए कि किसी और पार्टी को ऐड किया जाए, तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है टू ऐड दैट पार्टी एज अ प्लेंटिफ इन दैट पर्टिकुलर सूट. नाउ रूल 1 क्या कहता है? दैट ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड इन वन सूट. एक ही सूट में कौन से पर्सन्स ज्वाइन कर सकते हैं एज प्लेंटिव्स? फर्स्ट है जब कोई राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है उन सब पार्टीज़ के फेवर में जो कि एक सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन के थ्रू आया है. वो राइट जो है जॉइंटली हो सकता है, सेवरली हो सकता है और इन ऑल्टरनेटिव हो सकता है. मेन की वर्ड है सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट है, अगर वो सब पर्सन सेपरेट सूट्स फाइल करते हैं तो उन सब में से एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा. सो हम आगे इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि सो द राइट टू रिलीफ जो एक पार्टी अलेज कर रही है, हर एक प्लेंटिफ को जो मिलनी चाहिए वो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन के थ्रू आती है. और केस का नेचर ऐसा है कि अगर वो सब पर्सन्स सेपरेट सूट भी फाइल करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होगा. सो इन केसेस में वो पार्टीज़ जो हैं वो एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकती हैं. नेक्स्ट एंड यूज़ किया गया है दोनों क्लॉजेस के बीच में. दैट मीन्स प्लेंटिफ को ज्वाइन करने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं. सो तब ही जो पार्टीज़ हैं वो एज प्लेंटिव्स ज्वाइन कर सकती हैं इन वन सूट. एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. नाउ ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बी एंड सी. दोनों के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर होता है ए टू सेल ऑयल. सो ए एंटर्स इनटू एन agreement with B and C to sell oil to them. Now what happens next is A refuses to deliver the goods. So A ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है. Now B and C दोनों का राइट है टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम A. Now both are entitled, both have a right to relief, that is a right to recover damages from A. So इस केस में they both can join as plaintiffs. Now here दोनों conditions are fulfilled. Let's see how. The first is the right to recover damages, that is the right to relief arise from the same transaction, that is the same agreement. एंड अगर वो दोनों अलग सूट भी फाइल करते हैं तो कॉमन क्वेश्चन ही डिसाइड करना होगा कोर्ट को, दैट इज़ वेदर द अग्रीमेंट और वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ब्रीच्ड और नॉट. सो हियर देयर विल बी अ जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ अगर सेम केस में ए सेपरेट अग्रीमेंट्स में एंटर होता है, a separate agreement with B and a separate agreement with C, तो यहाँ पे दोनों transactions different हैं तो there will be no joinder of plaintiffs. So different transactions हैं, that is why यहाँ पे वो दोनों as a plaintiff join नहीं कर सकते. Now हमारे पास रूल 3 है जो कि
डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। सेम रूल्स अप्लाई टू डिफेंडेंट एज वेल। पार्टीज एज डिफेंडेंट्स कब ज्वाइन करती हैं, जब सेम दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं। राइट टू रिलीफ जो है वो अराइज करता है फ्रॉम सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन, एंड व्हेन common question of law or fact is involved. So let's look at the example. Now A है, A is a पर्सन जो एक रोड पे जा रहा है, एक कोलिजन होती है बिटवीन टू व्हीकल्स B एंड C। अब A इंजर हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। यहाँ पे A जो है B और C दोनों को अपने केस में एज डिफेंडेंट ऐड करके दोनों से डैमेजेस क्लेम कर सकता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। So this illustration was regarding joinder of defendants. So like and subscribe for more such videos, and do check out other videos on my channel as well.